हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विजन में। आज हम देखेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर पार्ट्स 1। ये 2-3 वीडियो में आएंगे और पूरा चैप्टर को हम आसानी से पढ़ पाएंगे। इसमें हमारा वैदिक सभ्यता के बारे में और 16 महाजनपदों को डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारा वैदिक सभ्यता है, इनकी जो शुरुआती होती है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद की जो सभ्यता होती है वो हमारी वैदिक सभ्यता होती है। और वैदिक सभ्यता की कालखंड की बात करेंगे तो ये हमारा 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के जो काल अवधि है उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इस वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे हमें आर्य लोग को माना जाता है। और इनकी भाषा की बात करेंगे, इनकी भाषा संस्कृत भाषाएं थी। और इसी वैदिक सभ्यता के समय 4 वेदों की रचना की गई थी, जिसमें पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा आता है अथर्ववेद। इन वेदों को डिटेल में हम वैदिक सभ्यता में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो हमारे आगे का जो समय आता है वो 16 महाजनपदों का टाइम रहते हैं। इस 16 महाजनपदों में कुछ खासियतें होती है, कुछ विशेषताएं होती है, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसी 16 महाजनपद का जिस समय शासन चल रहा होता है उसी समय लोहे का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होना शुरू हुआ। ये जो हमारे लोहा का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था, जो ही महाजनपद का काल समय आते हैं उस समय ये लोहे का बड़े स्तरों पर इस्तेमाल किया जाना शुरू होता है। इसी में और भी बातें कुछ होती है, जैसे बौद्ध और जैन, ये दोनों धर्म इसी समय इनके जो दार्शनिक होते हैं, इनके जो विचारधाराओं के मानने वाले होते हैं, वो व्यक्ति आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इसी के समय इन दोनों का विकास बहुत तेजी गति से होता है। अधिकांश जो महाजनपद होता है वहाँ के राजा शासन करते थे, वहाँ राजा हुआ करते थे, उनका शासन राजा के द्वारा ही चलाया जाता था। और उनकी जो कुछ ऐसे भी महाजनपदें थीं, उनकी राजधानी भी हुआ करती थी। साथ ही साथ उनके चारों ओर किलाओं का निर्माण भी किया गया था और उसको चारों ओर से घेरा भी किया गया था, ताकि हमें बाह्य आक्रमण या पड़ोसी मुल्क से किसी भी प्रकार के खतरा नहीं हो। इसमें कुछ और भी बात है, जैसे शासक किसानों और व्यापारी लोगों से कर लेकर वसूल कर उससे अपना शासन चलाया करते थे, उनका जीवन स्तर चलता था। आगे जो पड़ोसी राज्यों हैं उन्हें लूटकर भी कभी कभी धन इकट्ठा किया जाता था। इसमें और आगे हम देखेंगे तो कुछ ऐसे भी महाजनपद होते हैं जो बाद में धीरे धीरे अस्थायी सेनाएं रखना शुरू करती है। और उसमें जो अव्वल स्थान लाती है ये मगध जो महाजनपद होती है, जिसको नीचे जानने का प्रयास करेंगे। ये बहुत तेज गति से अपने जो शासन होती है, अपनी जो ताकत होती है, उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हम टोटल इस चैप्टर में 16 महाजनपदों को पढ़ेंगे और उन महाजनपदों की राजधानी जो दी गई है उनको हम डिटेल में याद भी करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्लास 12th में 2-3 क्वेश्चन इनकी राजधानी से हमेशा आते ही रहते हैं। तो हम पहला जो हमारा महाजनपद है वो अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद की बात करेंगे, राजधानी चंपा होती है। दूसरा जो होता है मगध महाजनपद होती है, उनकी राजधानी गिरिव्रज होती है। तीसरा मल्ल महाजनपद होती है, उसकी राजधानी कुशीनारा होती है। चौथी जो महाजनपद होती है वो काशी होती है और काशी की राजधानी वाराणसी होती है। पांचवा हमारा कौशल होती है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती होती है। छठा पंचाल होती है, पंचाल की राजधानी कौंपिल्य होती है। सातवां कुरु होती है, इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ होती है। वर्तमान में इंद्रप्रस्थ को ही दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। आठवां बज्जी, जिसकी राजधानी मिथिला और वर्तमान समय में वैशाली भी इनकी राजधानी हुआ करती थी। नौवां जो है मत्स्य है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। 11वां शूरसेन है, इसकी राजधानी मथुरा है। 12वां चेदी, इनकी राजधानी सुक्तिमती है। 13वां
अस्मक की राजधानी पोटली है। 14वां जो है अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैन है। 15वां गंधार है, गंधार की राजधानी तक्षशिला होती है। 16वां कंबोज होती है और कंबोज की राजधानी हाटक होती है। और इन तमाम महाजनपद और महाजनपद की जो राजधानी है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही एग्जाम में आएगा और इनको अच्छा से याद कर लेना है। पढ़ने के बाद इसे नोट भी करते जाना है ताकि लंबे समय तक याद रहे। इसमें जो अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का कि मगध, इन 16 महाजनपदों में जो मगध महाजनपद होती है, यह महाजनपद इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा महाजनपद होते हैं। आखिर इनको कैसे इतना बड़ा महाजनपद बना, आखिर क्या रीजन था कि शक्तिशाली हुआ, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम उसको बारीकी से देखें तो इनके पीछे निम्नलिखित रीजन, निम्नलिखित कारण थे जिनके कारण ये बहुत अधिक शक्तिशाली हुए। जिसमें पहली बात इनकी खासियत थी कि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थे। इसके इर्द गिर्द आसपास जो है पहाड़ियों से भरी हुई थी, जिससे ये सुरक्षित महसूस करते थे। और दूसरा जो उपाय इनकी थी, ये दूसरा यहाँ की जो भूमि थी उपजाऊ थी, क्योंकि गंगा सोन नदी के जो पानी होती है उससे सिंचाई व्यवस्था अच्छी होती थी और इससे उनकी खेती बाड़ी करना भी आसान हो गया था और इससे उनकी जो और ताकत बनती है वो विस्तार से बन पाई। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में आय आने का जो प्रमुख स्रोत था वो कृषि थी, जिसके कारण उनकी आय संपत्ति अर्जित ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती थी। तीसरा जो बात आती है, यहाँ जंगलों में हाथी उपलब्ध थे और इन हाथी से राजा अपने सेनाओं में जानवर का प्रयोग करते थे और हाथी सैनिक का रूप में उनका इस्तेमाल करते थे। चौथा इनका रीजन रहता है कि यहाँ का योग्य महत्वाकांक्षी शासक रहते, यहाँ पे योग्य शासक और शक्तिशाली राजा होते, जिनके कारण इनकी जो ताकत रहती है सभी महाजनपदों में ज़्यादा होती है। 5वां, इनके लोहे के खदान मौजूद रहती है, जिससे सेनाओं को जो हथियार चाहिए वो हथियार आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, बना लेते हैं। और उस समय के महाजनपदों में इनकी एक बहुत बड़ी खासियत रही कि वो लोहे का हथियार का प्रयोग करना सीख लिया था। यह हमारा जो था आखिर मगध महाजनपद शक्तिशाली क्यों हुआ, इसका रीजन था। अगला हमारा कुछ आरंभिक नगर होते हैं। इन नगरों में हम देखेंगे कि मगध का विकास बहुत तेज़ी से होता है और क्यों होता है उसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। इनके जो आगे होता है, इसी के समय मौर्य वंश का उदय होता है और मौर्य वंश का उदय जैसा हम लोग जानते हैं कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद होते हैं और घनानंद जी को हराकर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और यह स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। और इनकी जो खासियत रही थी कि उन प्राचीन महाजनपदों में जो सर्वप्रथम हिंदू सम्राट के रूप में उभर कर आए वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे। आखिर इनके बारे में जानकारी का क्या चलती है, कहाँ से जानकारी मिलती है, इनके निम्नलिखित स्रोत हैं जिसे हम आसानी से और बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो बिंदु आता है मूर्तिकला, यानी मौर्य वंश के समय जो भी मूर्ति का निर्माण किया गया था उनकी जानकारी जब हम पता करते हैं उनसे हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। इसके साथ साथ मेगास्थनीज के द्वारा एक इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की जाती है। उन्हें पढ़ने के बाद हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलती है। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई है उन्हें भी पढ़ने के बाद हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें अशोक के द्वारा जो स्तंभ का निर्माण किया गया था, ये स्तंभ के निर्माण के जो हम पता करते हैं उनसे जानकारी हासिल करते हैं, इससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक एक ऐसा सम्राट होते हैं जिन्होंने प्रजा और अधिकारियों के लिए वो एक संदेश पत्थरों पे और स्तंभों के द्वारा दिखाने और जानकारी प्राप्त और संदेश को खुदवाने का भी प्रयास करवाते हैं, वो अशोक होते हैं।
और अशोक के समय ही ब्राह्मी खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ था। और इन लिपि को जब हम जानने का प्रयास करेंगे, ये ब्राह्मी लिपि जो होती है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ये दोनों लिपि एक खासियत है कि इन लिपि को पढ़ने का भी प्रयास किया तो जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने सन 1838 में इन्हें पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। और इनकी जानकारी बता दें कि यह जो ब्राह्मी लिपि होती है यह लिपि काफ़ी प्राचीन है और सभी भाषाओं की जो जड़ होती है यह हमारी ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। इसके साथ इसके आगे और भी बहुत सा पॉइंट है, उसको हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।